दोस्तों, परम ज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। पहाड़ों और हरे भरे जंगलों से घिरा, नदी की हल्की कलकल ध्वनि से शांत होता हुआ एक छोटा सा गांव था, आनंदपुर। यह गांव भले ही छोटा था, लेकिन प्रकृति की गोद में बसा हुआ था। यहाँ की शामें मिट्टी की सौंधी खुशबू से महकती और सुबह पक्षियों की चहचहाहट से खुलती। लेकिन इस गांव की जिंदगी उतनी सरल नहीं थी जितनी दिखती थी। यहाँ के लोग मेहनत करते थे, संघर्ष करते थे, पर हंसना जैसे भूल चुके थे। ऐसे गांव में एक व्यक्ति था जो रोज इस गांव में नई जान डाल देता था। उसका नाम था रामू मदारी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह बहुत कुछ देख चुका हो, बहुत कुछ खो चुका हो और फिर भी मुस्कुराना सीख चुका हो। उसके कपड़े पुराने थे, पैर में टूटी हुई चप्पल और कंधे पर एक छोटा सा थैला, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा दिल था जो पूरी दुनिया से बड़ा था। रामू के साथ उसका साथी था एक छोटा बंदर, चप्पल, चंचल, प्यारा, जिसका नाम था चिंपू। चिंपू कोई साधारण बंदर नहीं था। वह रामू के लिए मित्र भी था, संतान भी, परिवार भी, सहारा भी। दोनों का रिश्ता इतना गहरा था कि बिना शब्दों के भी वे एक दूसरे का मन समझ लेते थे। हर सुबह जैसे ही गांव में हल्की धूप फैलती, रामू ढोलक को कंधे पर रखकर गली में निकल पड़ता और अपनी भारी लेकिन मधुर आवाज में पुकारता, अरे ओ गांव वालों, चलो आज चिंपू तुम्हें हंसाएगा, दिल बहलाएगा, दुख दूर भगाएगा। उसकी आवाज में ऐसा अपनापन था कि लोग अनायास ही मुस्कुरा देते। बच्चे अपने घरों से दौड़कर आते, बड़े लोग अपने काम छोड़कर ठहर जाते और औरतें भी इस तमाशे को देखने चूल्हे की आंच धीमी कर देती। चिंपू पहले रामू का चेहरा देखता, फिर भीड़ को और फिर अपने खेल शुरू कर देता। कभी वह सैनिक बनकर बंदूक की जगह लकड़ी की छड़ी लेकर इठलाता हुआ चलता, कभी राजा बनकर एक टूटा हुआ ताज पहन लेता और बेहद गंभीर मुद्रा में बैठ जाता। लोग हंसते, बच्चों की खिलखिलाहट चारों ओर गूंज उठती। रामू अपनी ढोलक बजाता, आवाज ऊंची करता, ताल देता और अपने शब्दों से लोगों को ऐसी खुशी देता जो इस गांव में दुर्लभ थी। लेकिन इस हंसी की चमक के पीछे एक गहरा दर्द छुपा था, क्योंकि राजा बनकर बैठने वाले चिंपू का खेल वास्तव में रामू की खुद की कहानी थी। हां, यह बात किसी को नहीं पता थी कि रामू मदारी कभी एक राजकुमार था। उसका असली नाम था राजकुमार आर्यमन। बहुत साल पहले एक समृद्ध और शांत राज्य था, रतनगढ़। उस राज्य का राजा वीरेंद्र सिंह न्यायप्रिय, दयालु और सबका भला चाहने वाला था। उसके राज्य में लोग सुखी थे, खुश थे, न खाने की चिंता, न सुरक्षा का डर। राज्य समृद्ध था, शासन स्थिर था। राजा का एक ही पुत्र था, आर्यमन। वह घमंडी या अहंकारी राजकुमार नहीं था। वह ऐसा राजकुमार था जिसके कदम महल में पड़ते थे, लेकिन मन रहता था गांव की मिट्टी में। वह दासियों के बच्चों के साथ खेले बिना नहीं रह पाता था। उसे सोने के बर्तनों में परोसे व्यंजनों की तुलना में सड़क किनारे बैठकर गर्म रोटी और दाल ज्यादा प्रिय थी। वह अक्सर सैनिकों और सेवकों से पूछता, लोग राजा को क्यों मानते हैं, डर से या प्रेम से? और उसके मन में यह सवाल धुएं की तरह हमेशा घूमता रहता। पर समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। किस्मत भी अपना खेल खेलती है और कभी कभी बेहद दर्दनाक। राजा वीरेंद्र सिंह की अकाल मृत्यु ने पूरे राज्य को अंधेरे में धकेल दिया। लोग रोए, महल रोया, पूरा राज्य शोक से भर गया। लेकिन इस शोक की गहराई में किसी का लोभ सांप की तरह जाग गया। वह व्यक्ति था राज्य का महामंत्री कौशल सिंह। बाहर से विनम्र, भीतर से कपटी, स्वार्थी और महत्वाकांक्षा का दास। उसने सोचा, क्यों ना राज्य मेरे अधीन हो, क्यों यह लड़का राजा बने। उसने दरबार में झूठ फैलाया कि राजकुमार अनुभवहीन है, राज्य उसके हाथों में नष्ट हो जाएगा। और धीरे धीरे उसने दरबारियों को खरीद लिया, सैनिकों को प्रभावित कर लिया और आखिरकार एक रात चुपचाप, बिना शोर, बिना खबर, राजकुमार को महल से बाहर निकाल दिया गया। वह राजकुमार जो कभी सोने के पलंग पर सोया था, अब खुली सड़क पर गिरा पड़ा था। जिस राजकुमार के लिए दुनिया झुकती थी, आज उसे एक गिलास पानी देने वाला कोई नहीं था। जिसने कभी भूख को नाम मात्र महसूस किया था, अब भूख उसकी हड्डियों में तक चुभती थी।
वह चल पड़ा, बिना मंजिल के, बिना पहचान के, बिना किसी के। उसे समझ आ गया, दुनिया सिर्फ ताकत को सलाम करती है, गिरा हुआ इंसान किसी के काम का नहीं होता, लेकिन ईश्वर किसी को अकेला नहीं छोड़ता। एक दिन वह बेहोशी की हालत में सड़क किनारे पड़ा था। तभी एक वृद्ध मदारी, बाबा देवाश, ने उसे देखा। उन्होंने उसे उठाया, पानी दिया, रोटी खिलाई, और जब आर्यमन की आंखों में आंसू उतर आए तो बाबा ने बस इतना कहा, बेटा, टूटे हुए लोग ही असली इंसान बनते हैं। बाबा ने उसे जीवन सिखाया, किसी को हंसाना सबसे बड़ा दान है। बाबा ने उसे चिंपू दिया और कहा, जिस दिन तू इस दुनिया को समझ जाएगा, दुनिया तुझे फिर से पहचान लेगी। और यहीं से राजकुमार आर्यमन बना रामू मदारी। वक्त बीतता गया। रामू मदारी अब अपने नए जीवन में ढल चुका था, लेकिन उसके दिल के सबसे गहरे कोने में यादें अब भी जिंदा थीं। महल की दीवारें, पिता की सीख, दादी की कहानियां, सुबह का महल आंगन, सैनिकों की परेड, और वह सिंहासन जो अब उसका नहीं था। उसका नाम अब कोई नहीं जानता था। उसके अतीत की पहचान धूल में मिल चुकी थी। उसके जीवन में अब केवल चलते रहने की थकान थी और चिंपू की आंखों में छिपा हुआ स्नेह, जो हर घाव पर मरहम का काम करता था। लेकिन दुनिया सिर्फ उसके जीवन से नहीं बदलती, दुनिया बदल रही थी, और बदलाव रतनगढ़ में हो रहा था। जिस राज्य में पहले सुख, समृद्धि और न्याय था, वहां अब दुख, भय और अत्याचार फैलने लगा। मंत्री कौशल सिंह ने स्वयं को राजा घोषित कर लिया था। सिंहासन पर बैठते ही उसने अपना असली स्वरूप दिखा दिया। उसने केवल राज्यसत्ता ही नहीं छीनी थी, उसने लोगों की आवाज, सम्मान और शांति सब छीन लिया। टैक्स बढ़ा दिए गए, किसानों से फसल का आधा हिस्सा छीन लिया जाने लगा, सैनिक जनता पर अत्याचार करने लगे, और जो भी मंत्री के विरुद्ध बोलता उसे तुरंत कैद किया जाता या उससे भी भयानक चुप करा दिया जाता। लोग सिसकने लगे, खेत सूखने लगे, बाजार खाली रहने लगे, घरों में चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। पहले जहां त्योहारों में राज्य उजाला चमकता था, अब रातें खामोशी से गूंजती थी। एक डर, एक घुटन, एक तड़प से भरी हर सांस हांफती थी। बच्चों की हंसी गायब हो रही थी, औरतों की आंखों में चिंता घर कर गई थी। बूढ़े लोग धीमे स्वर में कहते, काश हमारा असली राजकुमार वापस आ जाए। पर कोई नहीं जानता था कि वह राजकुमार अब एक गरीब मदारी के रूप में गांव-गांव घूम रहा है। एक दिन रामू अपने ढोल और चिंपू के साथ जिस गांव में पहुंचा, वहां माहौल असामान्य रूप से भारी था। गांव के लोग चुप थे, न बच्चे खेल रहे थे, न कोई खेतों में काम कर रहा था। हवा में मानो डर की गंध तैर रही थी। रामू ने ढोल बजाया, पुकार लगाई, पर कोई नहीं आया। उसे यह अजीब लगा। उसने एक बूढ़े से पूछा, क्या हुआ? गांव में यह सन्नाटा क्यों है? बूढ़े ने कांपती आवाज में उत्तर दिया, बाबू, मंत्री के सैनिक आए थे, फसल ले गए, और जो लोग विरोध में बोले उनके घर तोड़ दिए। आज किसी का रोना भी लोगों को अपने ही मरने का डर दे रहा है। रामू का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबा दिया। उसकी सांस भारी हो गई। वह कुछ बोल नहीं पाया। आंसू आंखों में उतर आए, लेकिन उसने उन्हें रोक लिया। चिंपू उसकी गोद में चढ़कर उसके गाल से सटा। चिंपू की वह चुप सी सांत्वना उस पल रामू के लिए पूरे संसार से ज्यादा गहरी थी। उसी समय पहली बार रामू के अंदर का राजकुमार फिर से जागा। रात को रामू वहीं गांव में रुका। आग की हल्की लौ जल रही थी। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा। हवा ठंडी थी, लेकिन उसकी छाती के भीतर एक आग धधक रही थी, एक आग जो सालों से बुझी हुई थी। उसने चिंपू से कहा, चिंपू, अगर राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा, तो मेरा कर्तव्य अधूरा है। चिंपू चुपचाप उसे देखता रहा, जैसे वह भी समझता हो कि कुछ बड़ा होने वाला है। उनमें शब्दों की जरूरत नहीं थी, उनका बंधन शब्दों से ऊपर था। रात लंबी थी और उसके भीतर उथल पुथल और भी लंबी। उसकी आंखों में महल की छवि फिर उभरने लगी, कभी सोने सा चमकते हुए, अब अंधकार में डूबते हुए। उसे पिता की आवाज याद आई, राजा वही है जो खुद के लिए नहीं, अपने लोगों के लिए जीता है। उस रात रामू सोया नहीं। उस रात आर्यमन फिर से जाग गया।
सुबह जब सूरज उगा, रामू ने अपना ढोल कंधे पर उठाया, पर आज उसकी चाल पहले जैसी नहीं थी। आज उसके कदमों में एक उद्देश्य था। उसके चेहरे पर वर्षों बाद दृढ़ता की लकीरें दिखाई दे रही थी। गांव में उसी समय सैनिक आए, गाली देते हुए, आदेश देते हुए, डराते हुए। लोग झुके हुए सिरों के साथ चुप खड़े रहे, पर आज चुप्पी टूटने वाली थी। रामू आगे बढ़ा, ढोल जोर से बजाया, आवाज गूंज उठी। सबकी निगाहें उसकी ओर। सैनिकों ने तिरस्कार से देखा। ओ मदारी, रास्ते से हट, ये हमारा काम है। परंत शरीर परिकिन पाक के कहा, जहां अन्याय शुरू होता है वहीं से प्रतिरोध की आवाज उठती है। सैनिक ठहाके मारकर हंस पड़े। लोगों ने सहमी निगाहों से देखा। न डर था, न कांपना। वक्त बीतता गया। रामू मदारी अब अपने नए जीवन में ढल चुका था, लेकिन उसके दिल के सबसे गहरे कोने में यादें अब भी जिंदा थीं। महल की दीवारें, पिता की सीख, दादी की कहानियां, सुबह का महल आंगन, सैनिकों की परेड और वह सिंहासन जो अब उसका नहीं था। उसका नाम अब कोई नहीं जानता था। उसके अतीत की पहचान धूल में मिल चुकी थी। उसके जीवन में अब केवल चलते रहने की थकान थी और चिंपू की आंखों में छिपा हुआ स्नेह, जो हर घाव पर मरहम का काम करता था। लेकिन दुनिया सिर्फ उसके जीवन से नहीं बदलती। दुनिया बदल रही थी और बदलाव रतनगढ़ में हो रहा था। जिस राज्य में पहले सुख, समृद्धि और न्याय था, वहां अब दुख, भय और अत्याचार फैलने लगा। मंत्री कौशल सिंह ने स्वयं को राजा घोषित कर लिया था। सिंहासन पर बैठते ही उसने अपना असली स्वरूप दिखा दिया। उसने केवल राज्यसत्ता ही नहीं छीनी थी, उसने लोगों की आवाज, सम्मान और शांति सब छीन लिया। टैक्स बढ़ा दिए गए, किसानों से फसल का आधा हिस्सा छीन लिया जाने लगा, सैनिक जनता पर अत्याचार करने लगे और जो भी मंत्री के विरुद्ध बोलता उसे तुरंत कैद किया जाता या उससे भी भयानक चुप करा दिया जाता। लोग सिसकने लगे, खेत सूखने लगे, बाजार खाली रहने लगे, घरों में चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। पहले जहां त्योहारों में राज्य उजाला चमकता था, अब रातें खामोशी से गूंजती थी। एक डर, एक घुटन, एक तड़प से भरी हर सांस हांफती थी। बच्चों की हंसी गायब हो रही थी, औरतों की आंखों में चिंता घर कर गई थी। बूढ़े लोग धीमे स्वर में कहते, काश हमारा असली राजकुमार वापस आ जाए। पर कोई नहीं जानता था कि वह राजकुमार अब एक गरीब मदारी के रूप में गांव-गांव घूम रहा है। एक दिन रामू अपने ढोल और चिंपू के साथ जिस गांव में पहुंचा, वहां माहौल असामान्य रूप से भारी था। गांव के लोग चुप थे, न बच्चे खेल रहे थे, न कोई खेतों में काम कर रहा था। हवा में मानो डर की गंध तैर रही थी। रामू ने ढोल बजाया, पुकार लगाई, पर कोई नहीं आया। उसे यह अजीब लगा। उसने एक बूढ़े से पूछा, क्या हुआ? गांव में यह सन्नाटा क्यों है? बूढ़े ने कांपती आवाज में उत्तर दिया, बाबू, मंत्री के सैनिक आए थे, फसल ले गए और जो लोग विरोध में बोले उनके घर तोड़ दिए। आज किसी का रोना भी लोगों को अपने ही मरने का डर दे रहा है। रामू का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबा दिया। उसकी सांस भारी हो गई। वह कुछ बोल नहीं पाया। आंसू आंखों में उतर आए, लेकिन उसने उन्हें रोक लिया। चिंपू उसकी गोद में चढ़कर उसके गाल से सटा। चिंपू की वह चुप सी सांत्वना उस पल रामू के लिए पूरे संसार से ज्यादा गहरी थी। उसी समय पहली बार रामू के अंदर का राजकुमार फिर से जागा। रात को रामू वहीं गांव में रुका। आग की हल्की लौ जल रही थी। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा। हवा ठंडी थी, लेकिन उसकी छाती के भीतर एक आग धधक रही थी, एक आग जो सालों से बुझी हुई थी। उसने चिंपू से कहा, चिंपू, अगर राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा, तो मेरा कर्तव्य अधूरा है। चिंपू चुपचाप उसे देखता रहा, जैसे वह भी समझता हो कि कुछ बड़ा होने वाला है। उनमें शब्दों की जरूरत नहीं थी, उनका बंधन शब्दों से ऊपर था। रात लंबी थी और उसके भीतर उथल पुथल और भी लंबी। उसकी आंखों में महल की छवि फिर उभरने लगी, कभी सोने सा चमकते हुए, अब अंधकार में डूबते हुए। उसे पिता की आवाज याद आई, राजा वही है जो खुद के लिए नहीं, अपने लोगों के लिए जीता है। उस रात रामू सोया नहीं। उस रात आर्यमन फिर से जाग गया।
सुबह जब सूरज उगा, रामू ने अपना ढोल कंधे पर उठाया, पर आज उसकी चाल पहले जैसी नहीं थी। आज उसके कदमों में एक उद्देश्य था। उसके चेहरे पर वर्षों बाद दृढ़ता की लकीरें दिखाई दे रही थी। गांव में उसी समय सैनिक आए, गाली देते हुए, आदेश देते हुए, डराते हुए। लोग झुके हुए सिरों के साथ चुप खड़े रहे, पर आज चुप्पी टूटने वाली थी। रामू आगे बढ़ा, ढोल जोर से बजाया, आवाज गूंज उठी। सबकी निगाहें उसकी ओर। सैनिकों ने तिरस्कार से देखा। ओ मदारी, रास्ते से हट, ये हमारा काम है। परंत शरीर परिकिन पाक के कहा, जहां अन्याय शुरू होता है वहीं से प्रतिरोध की आवाज उठती है। सैनिक ठहाके मारकर हंस पड़े। लोगों ने सहमी निगाहों से देखा। न डर था, न कांपना। गांव की उस सुबह ने हवा में एक अनजाना कंपन भर दिया था। सूरज की किरणें भले ही रोज की तरह पेड़ों की टहनियों पर चढ़कर धरती पर गिर रही थी, लेकिन आज गांव की मिट्टी में कुछ बदल चुका था। आज रामू मदारी के भीतर सोया हुआ राजकुमार आर्यमन जाग चुका था। उसकी आंखों में वह पुराना तेज लौट आया था जिसे वक्त ने जरा सा धुंधला तो किया था, पर मिटा नहीं पाया था। गांव के लोग धीरे धीरे उसके चारों ओर जमा होने लगे, कुछ आश्चर्य से, कुछ डर से, और कुछ एक अनकही उम्मीद के साथ। चिंपू रामू के कंधे पर बैठा था। उसकी नन्ही आंखों में वही चमक थी, वही समझ, वही साहस। ऐसा लगता था जो होने जा रहा है उस रास्ते पर चिंपू भी उतना ही तैयार था जितना रामू। सैनिक अपने क्रूर हावभाव के साथ आगे बढ़े। उन्होंने लोगों को धक्का देना शुरू किया, किसी की कनस्तर छीन ली, किसी का अनाज गिरा दिया। बच्चों की आंखों में भय और औरतों के चेहरे पर घबराहट तैरने लगी। लेकिन आज एक चीज अलग थी। गांव चुप नहीं था। गांव एक अनदेखी प्रतीक्षा की स्थिति में खड़ा था। सबकी नजरें रामू पर थीं, क्योंकि वही एक व्यक्ति था जिसने आज आवाज उठाने का साहस दिखाया था। बहुत ज्यादा खबर। सैनिकों ने फिर से कड़क आवाज में कहा, ओ मदारी, तुझे समझ नहीं आता, हट जा, ये हमारा आदेश है। रामू ने कदम आगे बढ़ाए, भीड़ के बीच से निकलकर सैनिकों के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। उसकी ढोलक उसकी पीठ से लटक रही थी, लेकिन आज वह उसका संगीत नहीं, उसकी ढाल थी। उसकी आवाज आज डोल की तरह गूंज रही थी, धीमी, भारी और अटल। जिस राज्य में राजा प्रजा का नहीं, प्रजा राजा की रक्षा करती है, वही राज्य जीवित रहता है। तुम राज्य नहीं चला रहे, उसे निचोड़ रहे हो। सैनिक हंसे, व्यंग्य से, अपमान से और धमकी से भरी हंसी। उनकी नजर में वह सिर्फ एक गरीब, बूढ़ा, फटा कपड़े वाला मदारी था, एक साधारण, कमजोर, मजाक बनाने लायक इंसान। पर वे ये नहीं जानते थे, कभी वही आदमी महल में सिंहासन पर बैठता था। एक सैनिक आगे बढ़ा और रामू को धक्का देने की कोशिश की। तभी चिंपू अचानक कूद गया। चिंपू बिजली की तरह सैनिक के कंधे पर चढ़ गया। उसने सैनिक की टोपी छीन ली और हवा में उछाल दी। सारा गांव ठहर गया। सैनिक गुस्से से लाल हो गया, पर चिंपू डर नहीं रहा था। वह सैनिक के सामने खड़ा होकर डट गया। इतना छोटा, इतना असहाय सा दिखने वाला जीव, और फिर भी इतना दृढ़। उस क्षण गांव वालों के दिल में कुछ जागने लगा। एक बहुत पुरानी चीज, साहस। वह साहस जिसे डर की धूल ने ढक दिया था, वह साहस जिसे अत्याचार ने दबा दिया था। लेकिन वह खत्म नहीं हुआ था, बस सो गया था। एक बूढ़ी महिला धीरे धीरे आगे आई। उसकी आंखों में आंसू थे, आवाज कांप रही थी। ये मदारी नहीं, ये तो हमारे राजकुमार जैसा बोल रहा है। यह वाक्य हवा में तैर गया। लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। कंपते हुए होठों से कोई बोला, अगर यह सच में वही होता तो। एक दूसरा स्वर, धीमा पर उम्मीद से भरा, अगर हमारा राजा वापस आ गया है तो। गांव में फुसफुसाहट से बहस नहीं होती, वह इनकलाब की शुरुआत बन जाती है। सैनिकों ने भीड़ को डराने के लिए तलवारें खींची, लेकिन इस बार गांव पीछे नहीं हटा, क्योंकि जहां डर समाप्त होता है वहीं से स्वतंत्रता का जन्म होता है। रामू ने अपने दोनों हाथ उठाए। चिंपू उसके कंधे पर चढ़कर खड़ा हो गया। उसकी आवाज इस बार सिर्फ बात नहीं, प्रतिज्ञा थी।
आज से मैं सिर्फ मदारी नहीं हूं, मैं उसी रतनगढ़ का पुत्र हूं जिसे तुमने अंधेरे में धकेला था। मैंने अपने राज्य को छोड़ दिया था पर अपने लोगों को नहीं, और अब मैं वापस आया हूं। यह सुनकर गांव की नसों में जैसे रक्त फिर से दौड़ पड़ा। बूढ़े फिर सीधे खड़े हुए, औरतों की आंखें पानी से नहीं विश्वास से चमक उठी, और बच्चे जो सबसे सच्चे होते हैं वे बिना सोचे जयकारा लगा बैठे। राजकुमार आर्यमन की जय। पहले एक स्वर उठा, फिर 10, फिर 100, फिर पूरा गांव गूंज उठा। राजकुमार आर्यमन की जय ठिठक गई। यह आवाज सिर्फ शब्द नहीं थी, यह समय की वापसी थी, और इतिहास में कोई आग इतनी शक्तिशाली नहीं होती जितनी लोगों के जागने की आग। राजा बनने के बाद दिन बीतते गए, पर अमरदीप की आत्मा जैसे कहीं खो चुकी थी। वो अब भी वही था, दिल से भोला, सरल और प्रेम से भरा, लेकिन सिंहासन ने उसे एक ऐसे स्थान पर बैठा दिया था जहां हर मुस्कान नकली लगती और हर शब्द तोलकर बोला जाता था। राजमहल का वैभव देखने वाले कहते, राजा कितना भाग्यशाली है, पर किसी ने यह नहीं देखा कि वही महल उसके लिए कैद खाना बन चुका है। रोज सुबह सूर्योदय से पहले दरबारियों की आवाजें आ जाती, महाराज आज ये सुनवाई है, महाराज इस राज्य की सीमा पर खतरा है, महाराज इस गांव में सूखा पड़ा है, महाराज इस मंत्री को सम्मान दे। जबकि उसके मन की इच्छा सिर्फ इतनी थी कि वो किसी सड़क किनारे बैठकर फिर से बच्चों को हंसाए, बांसुरी बजाए और मोहन के साथ मुक्त हवा में जी सके। अब उसके आसपास हजारों लोग थे, पर कोई अपना नहीं था। हर कोई उसके आगे झुकता था, लेकिन वह सिर झुकना प्रेम का नहीं, सत्ता का था। महल के बड़े बड़े गलियारों में सुनहरी दीवारें थीं, पर उनके बीच एक अजीब सी ठंडी खामोशी थी, जैसे हर पत्थर उसे देखकर कहता हो, तू राजा तो बन गया, पर तू अब आजाद नहीं रहा। मोहन बंदर, जो पहले उसके कंधे पर कूदते हुए, उसकी गोद में सोते हुए और उसके हाथों को पकड़कर नाचते हुए नहीं थकता था, अब चुप हो गया था। महल के नौकर उसे फल देते, लेकिन मोहन उन्हें खाए बिना एक कोने में बैठा अमरदीप को देखता रहता, जैसे वह कुछ कह रहा हो, हमारी दुनिया खो गई। अमरदीप को रातों में वह चुपचाप अपने पास लिटा लेता, पर दोनों के बीच बिना शब्दों का दुख बस हवा में घुला रहता। राजा को अब समझ आने लगा था कि ताज कितना अकेला कर देता है। वह जब महल की ऊंची बालकनी से शहर को देखता, उसे दूर कहीं सड़क के किनारे बैठा वह पुराना खुद दिखता, नंगा पैर, कंधे पर ढोल का, बांसुरी हाथ में, और चेहरे पर सच्ची हल्की निस्वार्थ हंसी। वह दृश्य देखकर उसकी आंखें भर आती और वह मन ही मन कहता, किस्मत ने मुझे क्या दे दिया और मुझसे क्या छीन लिया। दरबार में बैठे राजमहल के लोग अब उसे अमरदीप महाराज कहते थे, पर वह नाम उसके दिल पर भारी पड़ता था। असली अमरदीप तो उस दिन खो गया था जब उसने आखिरी बार अपनी बांसुरी उठाई थी। बांसुरी महल के एक कोने में चांदी की थाली में रखी थी, जैसे वह किसी पूज्य वस्तु हो, पर उसके लिए वह कोई वस्तु नहीं, उसके जीवन की धड़कन थी। पर वह उसे हाथ तक नहीं लगा पाता था, यह सोचकर कि अगर उसने बजाया तो शायद उसका दिल फूटकर रो पड़ेगा। कभी कभी रात के गहरे सन्नाटे में जब पूरा महल सो जाता, तब वह चुपचाप बांसुरी के पास जाता, उसे धीरे से अपने हाथों में लेता, दिल से लगाता, लेकिन बजाता नहीं, क्योंकि उसे डर था कि अगर एक स्वर निकला तो वह फिर राजा नहीं रह पाएगा। वह फिर वही मदारी बनकर महल की दीवारों को तोड़कर भाग जाना चाहेगा। कुछ रातों में वह महल की सबसे ऊंची छत पर बैठता और आकाश के तारों को निहारता। हवा उसके चेहरे को छूती थी, लेकिन उस हवा में आजादी का स्वाद नहीं था। वह बस खामोशी में अपने हृदय की पीड़ा सुनता था। उसे याद आता था कैसे लोग एक सिक्का फेंकते और वह खुशी से झूम उठता था, क्योंकि वह सिक्का उसकी मेहनत, उसकी कला और उसके प्रेम की पहचान था। यहां महल में चाहे जितना सोना हो, लेकिन वह सिक्के की खुशी कहीं ज्यादा सच्ची लगती थी। अब उसका जीवन अभिमान, शक्ति और दिखावे की मोटी दीवारों के अंदर बंद गया था। हां, वह राजा था, लेकिन राजा होने की कीमत उसने अपनी हंसी, अपनी आजादी और अपने दिल से चुकाई थी। अब उसे समझ आ गया था
जिंदगी की असली धरोहर सत्ता में नहीं, सादगी और प्रेम में होती है। एक दिन राजमहल के मुख्य द्वार पर हलचल मच गई। दूर एक छोटे से गांव से एक साधारण सी लड़की अपने घायल पिता को लेकर राजवैद्य के पास आई थी। उसका नाम था सिया। साधारण कपड़ों में लिपटी, पर चेहरा शांत, आंखें स्वच्छ और आवाज में प्रेम का मधुर स्पर्श। उसे ना तो पता था कि महल की किस मर्यादा में कैसे चलना है, न वह राजगद्दी की चमक से प्रभावित थी। वह बस अपने पिता के इलाज के लिए दरबार आई थी। जब राजा अमरदीप ने उसे देखा तो उसे पहली बार किसी की आंखों में सच्चाई दिखाई दी। न झुकाव, न भय, न लालच। सिया के चेहरे पर वह सहजता थी जो उसे उसकी पुरानी दुनिया की याद दिलाती थी। राजवैद्य ने जब सिया के पिता का उपचार किया तो राजा ने स्वयं जाकर उनका हाल पूछा। सिया चौंकी भी और प्रभावित भी, क्योंकि वह सुन चुकी थी कि राजा अब कठोर और दूर रहने वाला व्यक्ति बन गया है। पर उसने देखा कि राजा की आंखों में अब भी वह दया और स्नेह है जो किसी सच्चे इंसान में होती है। सिया ने बिना किसी औपचारिकता और बिना किसी दरबारी भाषा के बस सरल शब्दों में कहा, धन्यवाद। और यही शब्द राजा के दिल की बंद दीवारों को पहली बार हल्का कर गया। उस दिन से सिया कभी कभी अपने पिता को औषधि दिलाने महल आने लगी। धीरे धीरे उसके आने से महल के ठंडे और सुनसान गलियारों में मानो एक नई हवा बहने लगी। वह नौकरों से ऐसे बात करती जैसे वे उसके अपने हों, और मोहन बंदर जो महीनों से चुप था उसके सामने कूदने खेलने लगा। राजमहल के लोगों को आश्चर्य होता कि वह लड़की राजा की तरह किसी से ऊंचे स्वर में बात नहीं करती, बल्कि सरल मुस्कुराहट के साथ सबको अपना लेती। अमरदीप उसके पास होते तो खुद को हल्का महसूस करता, जैसे बोझ धीरे धीरे उतर रहा हो। वह कई बार सिया से बातें करता बिना यह सोचे कि वह राजा है। सिया उसकी बातें सुनती, उसे रोकती नहीं, समझाती नहीं, बस धैर्य से सुनती। और कभी कभी बस इतनी सी बात ही किसी टूटे हुए इंसान को फिर से जीने का कारण भी देती है। एक दिन छत पर बैठकर राजा ने सिया से कहा, मुझे कभी कभी लगता है मैं इस महल में कैद हूं। मैं वही मदारी हूं जिसने हंसते हुए लोगों के दिल जीते थे। सिया मुस्कुराई और बोली, अगर आपके अंदर का मदारी अब भी जीवित है तो वह बाहर भी आएगा। आपकी बांसुरी अभी भी आपका इंतजार कर रही है, बस आप उसे पुकारें। उसके ये शब्द राजा के दिल में सीधा उतर गए। इतना सरल सत्य, पर इतना गहरा। सिया ने उसे समझाया नहीं, याद दिलाया कि जीवन की असली पहचान वही है जिसे दिल महसूस करे, सिंहासन नहीं। अब राजा के मन में एक नया बीज अंकुरित हो चुका था। शायद वह फिर से जी सकता है, शायद उसका दिल फिर से मुस्कुरा सकता है, शायद उसके जीवन में फिर से संगीत लौट सकता है। और इस परिवर्तन की शुरुआत एक साधारण गांव की लड़की की सहज मुस्कुराहट से हुई थी। उस रात महल की छत पर एक ऐसी खामोशी छाई हुई थी जहां हवा की हल्की सरसराहट तक सुनाई दे रही थी। चांद पूरा था, मानो वह स्वयं आकाश से उतरकर महल के ऊपर ठहर गया हो, जैसे वह किसी खोई हुई धुन को जगते देखने आया हो। राजा अमरदीप अपने कक्ष में बैठा था। सामने वह बांसुरी रखी थी, वही बांसुरी जिसने कभी उसके जीवन में हंसी, राग और जीवन की सरलता घोल दी थी। लेकिन अब वह बांसुरी ऐसे पड़ी थी जैसे कोई पुराना अधूरा सपना। वह उसे उठाने से डर रहा था, क्योंकि उसे लगता था अगर उसने उसे छुआ तो उसका भीतर का सारा दर्द फटकर बाहर आ जाएगा। उसकी उंगलियां जब धीरे से बांसुरी के ऊपर फिसली तो मानो स्मृतियां एक एक कर उसके सामने खड़ी हो गई। धूल भरी गली में बच्चों का नाच कर तालियां बजाना, राहगीरों का आनंद से जमाना, मोहन का उसकी गर्दन से चिपक कर खिलखिलाना, और वह अजब सी स्वच्छंदता जो अब राजा होने के बाद कहीं खो गई थी। उसकी आंखों में धुंध आ गई, न दुख की न पछतावे की, बस एक गहरा सवाल था, क्या मैं सच में अब भी वह हूं, या यह बड़ा महल मुझे निगल चुका है। इतने में जैसे भीतर से कोई पुकार आई, सुर कभी मरते नहीं, बस सो जाते हैं। उसी पल उसने बांसुरी को दोनों हाथों में थामा और धीमे कदमों से महल की सबसे ऊंची छत की ओर बढ़ा। सीढ़ियों पर उसके कदमों की आवाज धीमी थी, पर उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। ऊपर पहुंचते ही उसने आसमान को देखा।
एक अनंत खुलापन, वैसा ही जैसा उसके दिल में कभी हुआ करता था। उसने बांसुरी को होठों से लगाया, लेकिन सुर निकला नहीं। उसके हाथ कांपे। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और खुद से कहा, अगर मैं आज ये न कर सका तो मैं हमेशा के लिए खो जाऊंगा। और फिर पहला राग बहा। वह राग इतना धीमा, इतना गहरा, इतना जीवन था कि मानो हवा ठहर गई, जैसे रात ने अपनी सांस रोक ली हो। वह कोई साधारण धुन नहीं थी, वह उसकी आत्मा की आवाज थी। उस सुर में अतीत की हंसी भी थी, वर्तमान की पीड़ा भी, और भविष्य की आशा की हल्की सी झिलमिलाहट भी। बांसुरी की धुन महल की दीवारों से टकराती हुई आंगन, बाग, गलियारों में फैलती चली गई। नौकर, सैनिक, दासियां, जो भी जाग रहा था, सिर्फ सुनने लगा। सभी को लगा जैसे महल कई वर्षों बाद सांस ले रहा हो। नीचे आंगन में सिया, जो औषधि कक्ष में पानी भर रही थी, वह भी ठिठक कर खड़ी हो गई। उसकी आंखें नम हो गईं। वह समझ गई थी, आज राजा नहीं, वह पुराना अमरदीप लौट रहा है। और उसी क्षण मोहन बंदर, जो कई महीनों से चुप और उदास था, छत की ओर दौड़ता चला गया। वह जैसे पंख लगाकर राजा की गोद में आ कूदा, और उसके हाथ, जो बांसुरी के सुरों में खोए थे, बच्चे की तरह मोहन के सिर पर फिरने लगे। बांसुरी बजती रही, रात सुनती रही, और राजा के भीतर वर्षों से जमी जंजीरें टूटने लगी। अमरदीप की आंखों से आंसू बह निकले, पर वो आंसू टूटने के नहीं थे, मुक्त होने के थे। वह हंसा नहीं, वह बोला नहीं, पर उस रात उसने अपने जीवन में पहली बार फिर से सांस ली। उसे एक धुन ने महल नहीं, पूरी कहानी की दिशा बदलनी शुरू कर दी थी। और यही वह रात थी जिसने अंदर के मदारी को राज सिंहासन के जाल से जागना शुरू किया। अगली सुबह जब सूरज महल की ऊंची दीवारों पर सुनहरी रोशनी बुखेर रहा था, पूरा महल एक अलग ही आभा में जग रहा था। राजा अमरदीप के चेहरे पर महीनों बाद एक हल्की, शांत मुस्कान थी। उसकी आंखों में आज थकान नहीं, जीवन का स्पर्श था। लेकिन महल में सभी इससे खुश नहीं थे। कुछ दरबारी, विशेषकर मंत्री वीरभद्र और उसके साथ जुड़े लोग, इस परिवर्तन को देखकर चिंतित हो उठे। वे जानते थे कि एक राजा जिसका दिल फिर से पिघलने लगे, वह कठोर निर्णय नहीं ले पाएगा, और इससे उनके सत्ता के खेल पर प्रभाव पड़ेगा। उन्हें सिया का महल में आना और उसका राजा पर प्रभाव बिल्कुल पसंद नहीं आया था। सिया की सरलता और सच्चाई ने जहां राजा के हृदय में जीवन का बीज फिर से जगा दिया था, वहीं मंत्रियों के मन में डर का बीज उगाया था। उन्होंने धीरे धीरे महल के कोनों में फुसफुसाहटें शुरू कर दी। राजा एक साधारण लड़की की बातों में आ रहा है, राज्य की मर्यादा टूट जाएगी। यह लड़की साधारण नहीं, कोई स्वार्थ लेकर आई है। यद्यपि सत्य यह था कि सिया राजा से कुछ नहीं चाहती थी, न पद, न धन, न शान। वह तो सिर्फ प्रेम की भाषा बोलती थी, जिसे महल के स्वार्थी कान समझ ही नहीं पा रहे थे। मंत्री वीरभद्र ने एक रात अपने कक्ष में कुछ दरबारियों को बुलाकर कहा, राजा कमजोर होता जा रहा है। यदि यह लड़की उसके पास रही तो वह भावनाओं से चलने लगेगा, और भावनाओं से चलने वाला राजा हमारे लिए खतरा है। और उस रात से षड्यंत्र की एक अदृश्य जाल बुनना शुरू हो गया। जबकि उस समय राजा अमरदीप मोहन और बांसुरी के साथ महल के बाग में बैठा चांद देख रहा था। उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि हर मुस्कुराहट की कीमत सत्ता की दुनिया में चुकानी पड़ती है। वह समझ भी न पाया था कि जैसे जैसे उसका दिल जीवित हो रहा था, महल की ईर्ष्या और राजनीति उसकी ओर धीरे धीरे अपने नुकीले पंजे बढ़ा रही थी। और राजा अमरदीप में धीरे धीरे एक नया परिवर्तन दिखने लगा। वह पहले की तरह भारी चेहरा लिए दरबार में नहीं बैठता था, बल्कि शांत, संयमित और कहीं अधिक जीवंत दिखता था। उसके चेहरे पर अक्सर हल्की मुस्कान होती, जिसे देखकर सैनिक, दासियां और राजवैद्य तक हैरान रहते थे। लोग कहते, महाराज अब पहले जैसे नहीं रहे, पर कोई यह नहीं समझ पा रहा था कि यह परिवर्तन किस कारण से आया है। सिर्फ एक व्यक्ति इस बदलाव की वजह को जानती थी, सिया। वह राजा के पास न किसी अधिकार से जाती, न किसी विशेष स्थान पर बैठती, पर उसके कुछ सरल शब्द और शांत स्वभाव राजा के मन पर मरहम की तरह पड़ते थे। कई शामें ऐसी होती जब दोनों महल के बगीचे में पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठते, जहां हल्की हवा पत्तों को सरसराती हुई गीत सी बजाती रहती।
सिया मिट्टी में बनी हुई चिड़ियों की आकृतियां उकेरती रहती और राजा उसे देखते हुए अपनी बीती जिंदगी के छोटे छोटे किस्से सुनाता। कैसे वह बच्चों की हंसी पर जीता था, कैसे मोहन उसके कंधे पर चढ़कर लोगों को हंसाता था, कैसे जिंदगी छोटे से सिक्कों में भी बड़ी लगती थी। सिया चुपचाप सुनती रहती, बिना बीच में बोले, क्योंकि उसे पता था कि राजा किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जो सुन सके, समझाने नहीं, बस समझने वाला हो। धीरे धीरे यह निकटता राजा के भीतर के पत्थर को पिघलाने लगी। वह अब अधिक मानवीय, अधिक कोमल और कहीं अधिक सच्चा दिखाई देता था। महल के बाहर जनता तक यह बात पहुंची, राजा फिर से मुस्कुरा रहा है। लोग महल की छत पर रात में बजने वाली बांसुरी की धुन सुनते और कहते, हमारा राजा अब दिल से हमारा है। पर इसी के साथ महल के अंदर की कुछ आंखों में ईर्ष्या और क्रोध की ज्वाला धधकने लगी। मंत्री वीरभद्र और उसके साथी, जो पहले ही सिया से चिढ़े हुए थे, अब उन्हें स्पष्ट दिखाई देने लगा कि अगर यह बंधन गहरा हुआ तो वे राजा के ऊपर से अपना प्रभाव खो देंगे। प्रेम जहां खिलता है, ईर्ष्या वहीं जन्म लेती है, और उसी ईर्ष्या ने अब एक ऐसा तूफान तैयार करना शुरू कर दिया था जो न सिर्फ इस प्रेम को चुनौती देगा बल्कि पूरे राज्य की शांति को भी हिला सकता था। अब जब मोहन राजमहल में पूरी तरह स्थापित हो चुका था तो शत्रु केवल बाहरी नहीं बचे थे, असली संघर्ष अब भीतर से शुरू हुआ। राज दरबार के कुछ पुराने मंत्री, जो वर्षों से सत्ता और स्वार्थ के आदी थे, मोहन के सरल और न्यायप्रिय स्वभाव से घबराने लगे। वे सोचते थे, अगर ये राजा इसी तरह जनता के बीच स्थान बना लेगा तो हमारी चालें, हमारा लाभ, हमारी शक्ति सब समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे उन्होंने षड्यंत्रों की एक परत बुननी शुरू कर दी। वे दिन में राजा के सामने मीठे शब्द बोलते, पर रात के सन्नाटे में एक गुप्त कक्ष में बैठकर उसकी छवि, उसकी नीतियां और उसके निर्णयों को कमजोर करने की योजना बनाते। पर मोहन ने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वह राजमहल की भव्य कुर्सी पर बैठते हुए भी कभी यह नहीं भूला कि वह एक मदारी था, उन गलियों का साथी जहां रोटी भी मेहनत से मिलती है और सम्मान भी दिल से। एक रात राजमहल के भीतर एक बड़ी सभा हुई। उसमें शासन के कार्यों, करों और जनता के हितों पर चर्चा हो रही थी। मोहन ने कहा, राजा वह नहीं जो राजमहल में रहता है, राजा वह है जो जनता के दिलों में जगह बनाता है। यदि हमारी प्रजा भूखी है, डरी हुई है, शोषित है, तो हमारा राज्य स्वर्ण का हो या चांदी का, वह शव जैसा है जिसमें प्राण नहीं। यह सुनकर कुछ मंत्री भीतर ही भीतर कांप उठे। उनकी साजिश अब और तेज हो गई। उधर महल की रानी, जिसे मोहन के न्याय, सरलता और करुणा ने प्रभावित कर लिया था, वह उसके भीतर छिपे असाधारण व्यक्तित्व को समझने लगी। लेकिन रानी ने भी उसकी आंखों में एक दर्द देखा। वह अपने पुराने जीवन, अपने साथी बंदर कालू, अपने ढोल के स्वर, अपनी गलियों, उन बच्चों, उन खुशियों और उन छोटे सपनों को याद करता था। राजमहल की दीवारें उसके लिए सोने के पिंजरे जैसी थी। वह बाहर तो राजा था, पर भीतर कहीं उसकी आत्मा आजाद हवा को पुकारती थी। इसी बीच राज्य की सीमा पर एक पड़ोसी राजा ने आक्रमण की तैयारी शुरू कर दी। कारण था मोहन की बढ़ती लोकप्रियता और बढ़ती शक्ति का भय। राज्य के सैनिक तैयार किए गए, पर युद्ध केवल तलवारों का नहीं था, यह बुद्धि, नीति और सही निर्णयों का युद्ध था। मोहन ने युद्ध के मैदान में जाने से पहले सैनिकों से कहा, हम हिंसा के लिए नहीं लड़ते, हम अपने घरों की रक्षा के लिए लड़ते हैं। हमारे हाथों में तलवार नहीं, हमारे हृदय में धर्म होना चाहिए। मोहन को युद्ध की गहराइयों का ज्ञान तो नहीं था, लेकिन उसके पास एक स्पष्ट दृष्टि थी कि युद्ध जीतकर भी यदि मनुष्य मानवीयता हार जाए तो वह जीत नहीं होती। अतः उसने युद्ध से पहले पड़ोसी राजा को संदेश भेजा, यदि समस्या सिंहासन की है, मैं छोड़ने को तैयार हूं। यदि समस्या प्रतिष्ठा की है, वह भी त्याग सकता हूं, पर मेरे लोगों का रथ न बहाया जाए। यह संदेश सुनकर शत्रु राजा के दरबार में हलचल मच गई। ऐसी विनम्रता, ऐसा त्याग, ऐसा प्रेम राजाओं की दुनिया में दुर्लभ था। कुछ सेनापति बोले, वह डर गया है, पर अनुभवी मंत्री ने कहा, नहीं, वह बुद्धिमान है। जो त्याग सकता है उसी का राज्य सच्चा होता है। इसी दौरान
मोहन की प्रजा ने उसके लिए प्रार्थनाएं की। गांव-गांव मंदिरों में दीप जले। बच्चे जिन्हें कभी मोहन ने हंसाया था, आज उसके लिए रो रहे थे। बूढ़े जिनके चेहरे पर कभी मोहन की कथाओं ने मुस्कान लाई थी, आज हाथ आकाश की ओर उठाकर आशीर्वाद दे रहे थे। और उसी समय मोहन का पुराना साथी बंसी, जिसके पास वह खुले आसमान और घुमंतू जीवन की यादें थी, महल में आ पहुंचा। उसने मोहन से मिलकर कहा, भाई, तू बदल गया है, पर भीतर का तू वही है। बूट बदल गए, वस्त्र बदल गए, पर दिल वह आज भी वही है। मोहन मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान में गहराई थी। हां बंसी, मैं राजा बन गया, पर आज भी हर निर्णय मेरा मन नहीं, प्रजा की आवश्यकता करती है। पहले मैं भूली हुई गलियों को खुश करता था, आज मैं पूरे राज्य के आंसू पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। उस पल मोहन ने समझ लिया, राजा बनना आसान है, पर राजा बने रहना कठिन। राज्य सिंहासन सोने का होता है, पर उस पर बैठने वाला अक्सर नींद से वंचित हो जाता है। शत्रु राजा की धमकी अब केवल अफवाह नहीं थी, बल्कि राज्य की सीमाओं पर बाजों की तरह मंडराती वास्तविकता बन चुकी थी। किलों के ऊपर पहरेदारों ने दूर दूर तक फैले मैदानों में धूल के बादलों को उठते देखा। वह किसी तूफान का संकेत था। दरबार में आपातकालीन सभा बुलाई गई। मंत्री, सेनापति और सलाहकार अपनी अपनी बात रखने लगे। कोई कहता युद्ध अवश्य करना चाहिए, कोई कहता शांति का प्रस्ताव ही उचित है, तो कोई मोहन की सहनशीलता का मजाक उड़ाने लगा। पर मोहन शांत बैठा रहा। उसके सामने न केवल राज्य था, बल्कि उन हजारों मासूम लोग थे जिनका भविष्य उसके एक निर्णय पर टिका था। मोहन धीरे धीरे उठकर बोला, युद्ध तलवारों से नहीं, निर्णयों से जीते जाते हैं। और निर्णय वही बड़ा होता है जिसमें मनुष्य केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपनों के लिए सोचता है। उसकी आवाज में दृढ़ता थी, पर कहीं भीतर एक अदृश्य झंझावात भी। उसने शत्रु राजा को अंतिम संदेश भेजा, हम वार्ता के लिए तैयार हैं। लेकिन इसी बीच साजिशी मंत्री अपनी चाल चल गया। उसने शत्रु राजा को गोपनीय सूचना भेज दी कि मोहन युद्ध से भयभीत हो चुका है और यह अवसर है सिंहासन हथियाने का। इस धोखे का परिणाम यह हुआ कि शत्रु सेना और भी अधिक आक्रामक हो उठी। मोहन के लिए अब पीछे हटने का कोई मार्ग नहीं बचा। उसने सैनिकों को तैयार होने का आदेश दिया, बट उसने एक अलग निर्णय लिया। उसने महल की दीवारों में बंद रहकर युद्ध का संचालन करने के बजाय स्वयं अग्रिम पंक्ति में जाने का निश्चय किया। जब यह बात रानी को पता चली, उसकी आंखें भर आईं। वह बोली, राजा का कर्तव्य केवल युद्ध में खड़ा होना नहीं, राज्य को जीवित रखना भी है। मोहन ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा और कहा, और मनुष्य का कर्तव्य है अपने अंतःकरण की आवाज सुनना। मैं राजा हूं, पर मैं एक साधारण मन भी हूं। यदि मैं अपने लोगों के लिए आगे नहीं लड़ सकता, तो मुझे यह मुकुट पहनने का अधिकार नहीं। रानी ने आंखें बंद करके उसका माथा चूमा। वापस लौटना, चाहे जीतकर या सिर्फ अपने अंदर की सच्चाई को बचाकर। युद्ध की सुबह सूर्य जैसे रक्तिम अग्नि की तरह उगा। सैनिकों की कतारें धरती पर लोहे की नदी सी चमक रही थी। मोहन ने कवच पहनने के बजाय साधारण वस्त्र पहने। तलवार के बजाय उसने एक साधारण भाला उठाया। और यही दृश्य देखकर सैनिकों के हृदय में जोश जागा, क्योंकि उनके आगे कोई राजा नहीं, उनका अपना मोहन खड़ा था। युद्ध भूमि में पहुंचकर मोहन ने शत्रु राजा को पुकारा, और यदि तुम सिंहासन चाहते हो तो ले लो, पर मेरे लोगों का रक्त मत बहाओ। युद्ध राजा और राजा के बीच हो सकता है, प्रजा क्यों मरे? उसकी आवाज चारों ओर गूंज उठी। चंद कालों के लिए पूरा मैदान स्थिर हो गया। शत्रु राजा आगे आया। उसकी आंखों में आश्चर्य था। तुम सच में सिंहासन छोड़ने को तैयार हो? मोहन ने उत्तर दिया, सिंहासन मनुष्य को राजा नहीं बनाता, प्रजा का प्रेम बनाता है, और मेरा प्रेम तो मेरे लोगों के साथ है। उसी समय मोहन के राज्य के सैनिकों ने गर्जना की, राजा मोहन अमर रहे। उनकी आवाज में प्रेम था, भय नहीं। यह दृश्य शत्रु राजा के हृदय को छू गया। अराजकता के बीच एक सैनिक धीरे से बोला, जिस राजा के लिए लोग मरने को नहीं बल्कि जीने को तैयार हो, वही सच्चा राजा होता है। शत्रु राजा धीरे धीरे अपनी तलवार नीचे कर दी।
मैंने कई युद्ध लड़े हैं, पर इस तरह कभी किसी को जीतते नहीं देखा। लेकिन फिर उसी क्षण पीछे से साजिशी मंत्री ने एक तीर चलाया, सीधा मोहन की ओर, और समय जैसे अचानक ठहर गया। फिर वह तीर हवा को चीरता हुआ आया, जैसे किसी दबी हुई नफरत का आखिरी उफान हो। मोहन के सामने खड़े सैनिकों ने उसे आते देखा, लेकिन वह इतनी तेजी से आया कि कोई उसे रोक नहीं पाया। तीर सीधा मोहन के कंधे में जाकर धंस गया। उसकी देह कुछ क्षण के लिए डगमगा गई, पर उसके कदम नहीं डिगे। शत्रु सेना, अपने राजा, मोहन के सैनिक, सब कुछ स्तब्ध हो गया। मैदान का शोर अचानक मौन में बदल गया। रानी, जो दूर से यह दृश्य देख रही थी, चीख पड़ी, पर मोहन ने अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस ली और फिर आंखें खोली। दर्द उसके चेहरे पर था, पर उसके भीतर की दृढ़ता उससे कहीं अधिक प्रखर थी। उसने तीर को खींचकर निकाल फेंका। रक्त की धार निकल पड़ी, पर उसके होठों पर एक शांत मुस्कान थी। वह बोला, धोखा तलवार से नहीं, विश्वास से मारा जाता है, लेकिन विश्वास टूटता नहीं, परखता है। सभी की दृष्टि अब उस दिशा में गई जहां तीर चला था, और वहां वह मंत्री खड़ा था जिसने वर्षों तक सत्ता के प्याले से लोभ पिया था। उसका चेहरा भय से पीला पड़ रहा था। वह कांपते हुए बोला, मैं सिर्फ अपने राज्य को बचाना चाहता था। मैं डर गया था। मैंने सोचा यदि तुम प्रजा के प्रिय बन गए तो हमारी शक्ति, हमारा महत्व सब खत्म हो जाएगा। मोहन उसके पास धीरे धीरे चलता हुआ गया। सैनिक उसे पकड़ने भागे, पर मोहन ने उन्हें रोक दिया। इसने मंत्री की आंखों में देखा और कहा, तुमने गलत नहीं सोचा, पर गलत रास्ता चुना। सत्ता बांटने से घटती नहीं, बढ़ती है, पर लोभ बांटने से केवल विनाश जन्म लेता है। यह सुनकर शत्रु राजा आगे बढ़ा। उसने अपनी तलवार मिट्टी पर रख दी और बोला, जिस राजा को मारने की साजिश उसके अपने दरबार में हो और फिर भी वह दया और न्याय की बात करे, वह राजा जन्म से नहीं, योग्यता से है। उसने मोहन के सामने घुटने टेक दी। यह युद्ध समाप्त। तुम्हारा राज्य तुम्हारा है और तुम्हारा हृदय हम सबका। सैनिकों की आंखों में सम्मान और आंसू एक साथ थे। पूर्ण युद्ध भूमि, जो कुछ क्षण पहले मृत्यु की तैयारी कर रही थी, अब जैसे एक तीर्थ बन गई थी, जहां मानवता की जय जयकार हो रही थी। मोहन ने शत्रु राजा को उठाया, उसकी हथेली अपने हाथों में ली और कहा, हम दुश्मन नहीं, हम दोनों अपने अपने लोगों की चिंता में डूबे राजा है। चलो युद्ध नहीं, मेल की मिसाल बनाते हैं। लौटते समय मोहन ने अपने कंधे की पीड़ा को महसूस किया, पर उसके दिल में एक शांति थी। उसने समझ लिया, राज्य तलवार से नहीं, विश्वास से चलता है, और राजा वह नहीं जो आज्ञा करवाए, वह है जो प्रेम जगाए। महल लौटकर रानी ने उसके घाव पर पट्टी बांधी। उसकी आंखें नम थीं। तुम खुद को मिटाकर लोगों का दिल जीतते हो, पर क्या कभी अपने लिए भी जीने की सोचोगे? मोहन ने उसकी ओर देखा। हाँ, जब मेरे लोग खुश हों, सुरक्षित हों, वही मेरा जीवन है। और तब महल की सीढ़ियों के नीचे एक छोटा सा परिचित चेहरा दिखाई दिया। वह था कालू, उसका पुराना बंदर साथी। उसके हाथ में वही पुराना छोटा ढोल था, जिसकी आवाज में मोहन की पूरी दुनिया बसती थी। कलू ने उछलकर मोहन को बाहों में भर लिया, और बस मोहन की आंखों में पहली बार युद्ध, सत्ता, दर्द सबको पार करती हुई चमक आ गई। वह मुस्कुराया, मैं अब भी वही हूं, मदारी जो दिलों को नचाता है, सिंहासन को नहीं। भी राजमहल में उस दिन हर्ष और भावनाओं का अद्भुत संगम था। युद्ध टल चुका था, षड्यंत्र उजागर हो चुका था, और मोहन अब पूरे राज्य के लिए केवल राजा नहीं, एक प्रेरणा बन गया था। लोग उसके त्याग, उसकी करुणा और उसके निर्णय की गाथा गांव-गांव में सुनाने लगे। मंदिरों में दीप जले, गलियों में फूल बिछाए गए, और बच्चों ने उसके सम्मान में नृत्य किया। पर इस सारी भव्यता के बीच मोहन की आंखों में एक अदृश्य शांति भी थी, और एक गहरा सवाल भी। क्या वह वाकई राजा के रूप में जन्मा था, या परिस्थितियों ने उसे बना दिया था? उसके मन में कहीं अब भी ढोल की वह मधुर थाप गूंजती थी, जिसके साथ वह कभी गलियों में घूमता था, हंसी बांटता था, छोटे सपनों को जीवन देता था। रानी उसकी मनःस्थिति समझ चुकी थी। उसने कहा, तुमने इस राज्य को जीवन दिया है, लेकिन तुम्हारा जीवन कहाँ है, यह तुम स्वयं जानो।
राज सिंहासन यदि तुम्हें कैद करता है तो यह स्वर्ण का नहीं, दुख का पिंजरा है। मोहन ने गहरी सांस ली। महल की ऊंची दीवारों से परे वह खुले आकाश की ओर देख रहा था। हवाओं में वह पुरानी पहचान की खुशबू थी, आजादी की। उसने निर्णय कर लिया। दूसरे ही दिन उसने दरबार बुलाया। मंत्री, सैनिक, रानी, नागरिक सब उपस्थित थे। मोहन सिंहासन के सामने खड़ा हुआ और बोला, मैंने यह राज्य इसलिए संभाला था क्योंकि यह अकेला था। आज यह अकेला नहीं है। आज यह प्रेम और एकता से भरा है। मैं राजा नहीं हूं, मैं बस वही मदारी हूं जिसे लोगों की मुस्कुराहट में अपनी सांस मिलती है। दरबार मौन हो गया। बहुतों की आंखों में आंसू उभर आए। लोग सोच रहे थे कि क्या यह सचमुच अंत है या किसी नई शुरुआत का द्वार। मोहन ने मुकुट उतारा और उसे राजगुरु के हाथों में रख दिया। राज्य का भावी राजा वह होगा जिस पर जनता विश्वास करेगी, जन्म पर नहीं, कर्म पर। यह वाक्य जैसे समय की दीवारों पर अंकित हो गया। फिर मोहन ने कालू का हाथ पकड़ा, अपने पुराने ढोल को कंधे पर रखा और रानी की ओर मुड़कर देखा। रानी मुस्कुरा रही थी। वह दुखी नहीं थी, क्योंकि वह समझती थी कि सच्चा प्रेम स्वामित्व नहीं, स्वतंत्रता देता है। रानी ने कहा, जहां तुम्हारा दिल है वहीं तुम्हारा घर है, पर याद रखना यह राज्य हमेशा तुम्हारा रहेगा। मोहन ने सिर झुकाया और चल पड़ा। गली गली रास्तों पर चलते हुए बच्चे उसे देखकर दौड़ पड़े। मोहन आया, मोहन आया। अब ढोल की थाप फिर गूंजी, वही आवाज जो कभी जीवन से भरी होती थी। और मोहन ने महसूस किया वह लौट आया है अपने असली स्वरूप में। भीड़ के बीच एक बच्चे ने पूछा, राजा जी अब आप क्या करेंगे? मोहन मुस्कुराया, घुटनों के बल बैठा और बोला, मैं राजा नहीं, मैं तुम्हारा मोहन हूं और हम मिलकर दुनिया को हंसाना जारी रखेंगे, क्योंकि हंसी दुनिया की सबसे बड़ी समृद्धि है। उस दिन से वर्षों तक राजाओं की कथाएं बदल गईं। लोग कहते, राजा वह नहीं जो सिंहासन पर बैठा हो, राजा वह है जो दिलों में राज करता हो। और यूं मदारी जिसने कभी खेल तमाशे किए थे, वह मनुष्यता का सबसे बड़ा तमाशा जीत गया, दिलों का। इस कहानी से हमें यह महान संदेश मिलता है कि मानव का असली मूल्य उसके पद, धन या शक्ति में नहीं, बल्कि उसके हृदय, उसके कर्म और उसकी नियत में होता है। मोहन मदारी राजा तो बन गया था, लेकिन उसने कभी अपनी सादगी, दया और प्रेम नहीं छोड़ा। उसने यह साबित किया कि राजा वह नहीं जो सिंहासन पर बैठता है, राजा वह है जो लोगों के दिलों में बैठता है। सत्ता पाकर भी जो विनम्र रहे, वही सच्चा महान है। धोखा और लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाते हैं। प्रेम, सहानुभूति और करुणा, इनसे ही संसार चलता है। सबसे बड़ी सीख यह है कि मनुष्य स्वयं को कभी ना भूले। चाहे परिस्थिति कितनी भी बदल जाए, चाहे दुनिया बदल जाए, पर दिल की सच्चाई और अपनी पहचान हमेशा संजोकर रखनी चाहिए। और अंत में जीवन का उद्देश्य ऊंचा पद पाना नहीं, बल्कि ऊंचा दिल पाना है।